केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। पूरी दुनिया, पूरा विश्व पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ है, जिसको पूर्वी देश और पाश्चात्य देश बोला जाता है। पूर्व और पश्चिम के देशों की भिन्नता को समझने के लिए प्रातःकाल और सायंकाल के वातावरण को समझना जरूरी है। हम सब बड़े आराम से समझ सकते हैं। हम ही क्या, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब भी प्रातःकाल और सायंकाल के महत्व को समझते हैं। इस दृश्य को सर्वत्र प्रकृति के अंदर हम देख सकते हैं। प्रातःकाल को सूर्य की ऊर्जा, एक ताजी ऊर्जा मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी में एक जागरण शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ पर वो प्रकाश जाता है, सूर्य की ऊर्जा पहुँचती है, वहाँ पर एक चेतना, एक जागृति, एक ऊर्जा का संचरण प्रारंभ हो जाता है। और सायंकाल को, जैसे जैसे सायंकाल होता है, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, ये सब आराम की मुद्रा की तरफ चले जाते हैं। ये सब शिथिलता की मुद्रा के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे करोड़ों प्रकार के पेड़ हैं जिनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब सो जाते हैं। और पूरे दिन चहचहाने वाले करोड़ों पक्षी, वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे पशु भी सो जाते हैं। मनुष्य भी धीरे धीरे सब काम धंधों से फ्री होकर के वो भी आराम की मुद्रा में चला जाता है। प्रातःकाल को जागरण होता है और सायंकाल को आराम शुरू हो जाता है। प्रातःकाल का अपना महत्व है और सायंकाल का अपना महत्व है, अपना प्रभाव है। प्रातःकाल को खान पान, रहन सहन, व्यवहार, आचरण, सब प्रातःकालीन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और सायंकाल जैसे जैसे होता है वैसे वैसे खान पान, रहन सहन, आचरण, व्यवहार जो सायंकाल के हिसाब से वो समाप्त होते चले जाते हैं, शिथिल होते चले जाते हैं। प्रातःकाल को सूर्य पूर्व में होता है और सायंकाल को सूर्य पश्चिम में होता है।
तो ये दोनों स्थितियों में हमारे शरीर की प्रकृति बदल जाती है। पूरे वातावरण का ही जो है, वातावरण में ही परिवर्तन घटित हो जाता है। तो जैसा वातावरण होता है उसी तरह का शरीर होता है। शरीर भी उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे जो, जैसे भारत है, भारत का परिसर है, नेपाल है, लंका है, भूटान है, तिब्बत है, बांग्लादेश है, ये सारे जो देश हैं ये पूर्वी देश के अंतर्गत आते हैं। ये पूरब में फ्रांस, इंग्लैंड आदि जो देश हैं, यूरोपीय देश, पाश्चात्य देश कहलाते हैं, वो पश्चिम दिशा के अंतर्गत है। तो पूरब की एक प्रकृति अलग है और पश्चिम की प्रकृति अलग है। पूर्व देशों की सभ्यता अलग है और पाश्चात्य देशों का वहाँ की सभ्यता अलग है। पूर्वी देशों की जरूरतें कुछ और हैं और पाश्चात्य देश के जरूरत कुछ और है, वहाँ की संस्कृति वो भी और है। ये है दोनों देशों में, पूर्वी देश या पश्चिमी देश, उन दोनों में वातावरण का अंतर है, रहन सहन का अंतर है, खान पान का अंतर है, संस्कृति का अंतर है, सोच का अंतर है। और उन्हीं उन्हीं वातावरणों में शरीर का, मनुष्य का जन्म होता है, पलता है, बढ़ता है, उसी उसी वातावरण के अंदर वो तैयार होता है। तो उसी के वातावरण का सारा प्रभाव उसके शरीर के अंदर रहता है। तो ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। जिस परिसर में कोई हम जन्म लेते हैं, जिस परिसर के अंदर बढ़ते हैं, जिस परिसर के अंदर जीते हैं, जिस परिवेश में सारी जिंदगी को हम व्यतीत करते हैं, उसी परिसर का पूरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी होता है और शरीर भी उसी परिसर के अनुसार निर्मित होता है। बहुत सी वही व्यवस्थाएं, वही चीजें, वही प्रकृति हमारे शरीर में पैदा होती है। तो पूर्वी देशों की प्रकृति, वहाँ रहने वाले मनुष्य के शरीर की प्रकृति अलग है और पश्चिमी देशों के अंदर जन्मे बड़े पले उन लोगों की शारीरिक स्थिति प्रकृति बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक अंतर है। और वैसे भी जो भारत है और भारत का परिसर है, ये समशीतोष्ण देश के अंतर्गत है। समशीतोष्ण, ये देश ऐसा है, यहाँ पर गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा, ये सब में सम बैलेंस। न अति गर्मी, न अति सर्दी, न अति वर्षा है, न अति अवर्षा है। तो एक बैलेंस पे रहता है, समशीतोष्ण। इसको समशीतोष्ण जो जलवायु के अंतर्गत रखा गया भारत, ये समशीतोष्ण देश के अंतर्गत आता है। इसमें अति नहीं है, जो भी है सामान्य रूप से एक सीमा तक है बस। तो जलवायु का, सारी दुनिया का जो जलवायु का विश्लेषण किया गया है, जलवायु के आधार पर दुनिया को बांटा है, तो भारत और भारत का परिसर ये समशीतोष्ण देश जलवायु के अंतर्गत आता है। पाश्चात्य देश, जिनको यूरोपीय देश कहते हैं, वो शीत जलवायु वाले देश। वहां पर दो ही परिस्थितियां रहती, या ठंड रहती है या भयंकर ठंड रहती है। तो दो ही चीजें हैं वहां पर, ठंड और भयंकर ठंड।
20-25 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक जहाँ पर तापमान रहता है वो ठंड कहलाता है, ठंडे देश कहलाते हैं। और 0 डिग्री से -0 से -25-30 डिग्री तक जो तापमान गिरता है तो वो भयंकर ठंड होता है। तो पाश्चात्य देशों में ठंड है और भयंकर ठंड है। तो ये वातावरण का, एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा एक परिवर्तन है, ये तो हम बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव करते हैं जब ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर भारत में अगर तापमान गिर करके -0 तक जाता है तो पूरा देश ठप हो जाता है, सब रुक जाता है। न बाहर लोग निकलते हैं, न गाड़ियां चलती हैं, फॉग इतना हो जाता है, जहाज़ें का उड़ान बंद कर दिया जाता है, रेलगाड़ियां जो है ठप हो जाती हैं, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है उस ठंड की वजह से, फॉग की वजह से, कि आगे कुछ दिखता नहीं, लगातार एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लोग बाहर निकलते नहीं, पूरी मनुष्य की गति रुक जाती है, बहुत से काम कारोबार बंद हो जाते हैं। जैसे भयंकर ठंड पड़ती है तो पूरा शहर ठहर जाता है, पूरा काम कारोबार ठहर जाता है, दिन भर ठंड से ठिठुरते रहते हैं। बहुत आवश्यक काम है वो मजबूरी से करना पड़ता है। जो भी करते हैं वो भी मन से नहीं करते, खुशी खुशी नहीं करते, रोते रोते करते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता। सोचता एक शांत में पड़े रहें, शांति से रहें, कहीं जाना ना पड़े, कहीं आना ना पड़े, कोई काम नहीं करना पड़े। बड़े के अंगीठी वगैरह जल गई तो उसी के चारों तरफ बैठ कर के समय व्यतीत करना वही सबसे अच्छा समझा जाता है। एकदम लेजी हो जाता है जीवन, पूरा ठहर जाता है सब कुछ। अब यहाँ पर तो माइनस तापमान के अंदर तो कितना दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहना तो। लेकिन पाश्चात्य देशों में तो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने भयंकर ठंड पड़ती, बोले माइनस में रहता, -10, -15, -20, -30 डिग्री, 3-3 महीने, 4-4 महीने, कहीं कहीं 6-6 महीने। अब उस हालात के अंदर वहां पर क्या काम होता होगा? जिधर देखो बर्फ, बाहर देखो बर्फ, अंदर देखो बर्फ, सड़क देखो बर्फ, आंगन देखो बर्फ, पेड़ों में देखो बर्फ, छत की तरफ देखो बर्फ, जिधर देखो बर्फ ही बर्फ रहता, बर्फ में आना, बर्फ में जाना। और वहाँ की सरकारों का वो 4-6 महीने एक ही काम रहता है, वे किसी तरह से बर्फ को काटना, उसको हटाना, रास्ता बनाना, बस। और वो बर्फ इतना भर जाता है, यूरोपीय देश के अंदर जो घर होते हैं उनका दरवाजा एक तो सड़क के ऊपर खुलता है, एक छत के ऊपर खुलता है। जब पीछे निचली पूरी जो है मंजिल बर्फ से ढक जाती है, भर जाती है, तो नीचे से सड़क में निकलना तो असंभव होता है। वो ऊपर से छत से, जो छत के दरवाजे से निकलना पड़ता है। कहीं जाना आना हो, कुछ करना हो तो भी छत के दरवाजे का प्रयोग करके वो काम करते हैं। अब जहाँ जहाँ पर इतना जो है बर्फ पड़ता हो, इतनी ठंड रहती हो, तो वहाँ का वातावरण तो बिल्कुल अलग रहेगा। और ऐसे वातावरण के अंदर जन्म लेने वाला शरीर, ऐसे वातावरण के अंदर पलने वाला शरीर, ऐसे वातावरण के अंदर सारी जिंदगी जीने वाला शरीर, ऐसे वातावरण के अंदर ही मरने वाला शरीर, उसकी प्रकृति भी तो बिल्कुल ही भिन्न होगी। मौसम विशेषज्ञों ने जलवायु के आधार पर, जलवायु विशेषज्ञों ने पूरी दुनिया को 16 क्लाइमेट जोन के अंदर बांटा है। पूरी दुनिया में 16 तरह के क्लाइमेट जोन,
तो दुनिया में सैकड़ों देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कहीं पर 2 क्लाइमेट जोन चलते हैं, कहीं पर 3 क्लाइमेट जोन है, कहीं पर 4 क्लाइमेट जोन है, कहीं पर 8 क्लाइमेट जोन होते हैं, कहीं 10 तक जो क्लाइमेट जोन का इलाका रहता है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पर 16 के 16 क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं। जो सारी दुनिया के अंदर जो 16 जोन है, क्लाइमेट जोन है, जलवायु की स्थिति है, सर्दी की, गर्मी की, बरसात की, सूखा की, आंधी की, तूफान की, जो कुछ भी जो क्लाइमेट जोन 16 क्लाइमेट जोन के सारी दुनिया को बांटा गया है। तो उसमें कुछ देशों में कुछ कुछ जो है क्लाइमेट जोन रहते हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पर 16 के 16 क्लाइमेट जोन है। यहाँ पर 16 के 16 क्लाइमेट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, भाई इतने बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म भारत में क्यों हुआ, पूर्वी देशों के अंदर ही क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जोन ही ऐसा है, ये प्राकृतिक वातावरण ही ऐसा है। एक चमत्कारपूर्ण देश है, इसलिए इतने तीर्थंकर या वासुदेव, बलदेव सब इसी पूर्वी देशों के अंदर जन्म लेते हैं, इस श्लोक क्लाइमेट वाले देश के अंदर जन्म लेते हैं। पूर्ण क्लाइमेट हमारे देश में मौजूद है। तो ये अपने आप में चमत्कार है, थोड़ा सोचो, अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार। जैसे अफ्रीका है, सूखा है, थार है, रेत रेत है, ऐसा हमारे थार रेगिस्तान में जो है वो सारा अफ्रीका का वातावरण पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो हरा भरा और सुंदर स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो हमारा जम्मू कश्मीर, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की हरियाली, वो सब स्विट्जरलैंड से बढ़ करके जम्मू कश्मीर की स्थिति। ब्राजील में धूल भरी आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, धूल से भरे हुए आंधियां चलती हैं। हमारे उत्तर मध्य भारत में गर्मियों के मौसम में ऐसी धूल भरी आंधियां चलती हैं जैसे पहाड़ कहीं उड़ करके आ रहा हो। दुनिया भर का धूल एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर पहुंच जाता है। अमेजन के अंदर जो वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है, हरियाली है, तो हमारे कर्नाटक में, गोवा में, कूर्ग में 3-3 महीने लगातार वर्षा होती है। जैसे अमेजन, वहाँ पर हरित क्षेत्र, वहाँ का पानी, वहाँ की वर्षा। ऐसे कूर्ग में तो 3 महीने कम ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन बंद ही नहीं होती। और कुछ देश हैं जहाँ पर अरब देशों के अंदर वर्षा होती ही नहीं, बिल्कुल साल भर में 2 इंच वर्षा होती है। ऐसे हमारे कच्छ गुजरात में ऐसे हालात, वहाँ पर 2 इंच वर्षा होती है बस। तो सारी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं, वो सारे क्लाइमेट्स हम अपने भारत में, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर उन सबको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि हमारा देश 16 के 16 क्लाइमेट से युक्त है, क्लाइमेट जोन के अंतर्गत। अब ये जो चिकित्सा पद्धति, शरीर कहीं भी होता है तो शरीर है तो कुछ बीमारियां हैं, शरीर है तो कुछ समस्याएं हैं, रोग हैं। तो ये शरीर का रोगी होना, शरीर होना, अब कब से शरीर है, और तब से रोगी होना भी है, और तभी से उसका इलाज भी है। जब से शरीर है तब से रोग भी है, जब से रोग है तब से उसका इलाज भी है। तो पूर्वी देशों का जो इलाज है
वो हजारों लाखों करोड़ों वृक्षों की प्रैक्टिस का परिणाम, जिसको आयुर्वेद कहते हैं। ये पूर्व देशों की चिकित्सा पद्धति, भारत की चिकित्सा पद्धति और करोड़ों वर्ष पुरानी यहाँ की आयुर्वेद चिकित्सा है। तो हमारे शरीर के लिए जो आयुर्वेद दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद इलाज है, वो हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है और रोग शांत होते हैं। यह आयुर्वेद के अंदर ही ताकत है। ठीक है, कुछ ऐसे रोग, असाध्य रोग रहते हैं जो नहीं होते और जगह रहते हैं, लेकिन करीबन जितने रोग हैं उनको समाधान करना, उनको दूर करना, ये सब पूरा भारत, ये जब पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों के अंदर, भारत और भारत के परिसर में आयुर्वेद का हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से जो हमारे को इलाज है, जो अनुकूल इलाज है, श्रेष्ठ इलाज है, आयुर्वेद का इलाज है। और हमारी स्थिति ये, आयुर्वेद को हमको समझते नहीं, जबकि हमारे को आयुर्वेद ही श्रेष्ठ श्रेयस्कर। आयुर्वेद के अंदर ये है कि कोई बीमारी हुई तो कैसे भी बीमारी हो, कोई एक दिन उसका इलाज कर लो, 2 दिन इलाज कर लो, 4 दिन इलाज कर लो, बहुत बुरी बीमारी हो गई तो उसको 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, महीना दिन कर लो, 6 महीने कर लो, करने के बाद वो ठीक हो जाता है, दवाई उसकी बंद हो जाती है। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद की दवाई है, उसका इलाज होता है, जब तक बीमार है तब तक दवाई दिया जाता है, जैसे ठीक हो जाता है दवाई बंद हो जाती है, अगला स्वस्थ हो जाता है। बीमार होना और उसका निदान होना और उसका इलाज होना और उसका स्वस्थ हो जाना, ये प्रक्रिया। इसलिए हमारा अपनी जो चिकित्सा है, हमारे देश की चिकित्सा है, हमारे शरीर की प्रकृति की चिकित्सा है, हमारे सारे वातावरण की जो चिकित्सा है, वो अनुकूल चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा है। और ये जो पाश्चात्य देशों की जो चिकित्सा है वो एलोपैथी। एलोपैथी भारत की नहीं, हमारी नहीं, ये केमिकल्स प्रधान है। बाहर से लाई हुई चीज़ों को मिला करके वो लोग किसी तरह से कुछ कहीं से ला के, कुछ कहीं से ला करके वो एलोपैथी बना देते हैं। तो एलोपैथी चिकित्सा ये हमारी अपनी नहीं है, ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है, पाश्चात्य देशों की पद्धति। अब उसमें शोध होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, कुछ निकाल देते हैं, वो तो चलता रहता है लंबे समय में, लेकिन वास्तव में मूल में एलोपैथिक हमारी चिकित्सा नहीं है, हमारी दवाई नहीं है, हमारी इलाज पद्धति नहीं है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है वो। ये सब चिकित्सा पद्धति, एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति यूरोप देश की, वहाँ के ठंड के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से। और एलोपैथिक के अंदर ये है, एक बार आदमी बीमार हुआ, एक बार वो बीमार हो गया तो उसका इलाज भी हो जाए, उसका निदान भी हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, लेकिन दवाई उसकी लगातार चलनी पड़ेगी। एक बार बीमार हो गया तो सारी जिंदगी दवाई लेता रहेगा, तो इलाज कहाँ है? आज दवाइयों का कारोबार इतना लंबा चौड़ा है और इतना इस दवाई के पीछे करप्शन है। एलोपैथी, एक बार किसी को हार्ट की तकलीफ हो गई, बस वो लाखों रुपया खर्च करके वर्षों वर्षों तक इलाज कराएगा, लेकिन दवाई उसकी चलती रहेगी। तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन की कोई भी बीमारी हो तो बस एक बार चालू हुआ, वो दवाई तो लेते रहना पड़ेगा रोकने के लिए, उसको ख़त्म नहीं करना, सिर्फ रोकना, दवाई का यूज करते रहना, दवाई खरीदते रहना, उनको लेते रहना। एलोपैथिक में इलाज कहाँ है? वहाँ तो सिर्फ उस बीमारी को दबाने का,
दर्द हुआ, उसको ऐसी दवाई दे दी, उस दर्द को ऊपर से दबा दिया, अंदर वो मौजूद है। अब दवाई लेते रहो, कंटिन्यू लेते रहो तो ठीक है, दवाई छोड़ दोगे तो दर्द उभर के आ जाए। वास्तव में इलाज है तो आयुर्वेद के अंदर, एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं। जबकि हमारा सारा भारत अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण और सरकार की अज्ञान पूरक नीतियों के कारण से, नासमझियों के कारण से देश की स्वतंत्रता के बाद भी अपनी जो देश की एक इलाज की पद्धति है, दवाई की पद्धति है, हमारा अपना इलाज है, उसको प्रारंभ नहीं किया जा सका, उसको मौका नहीं दिया। वो एलोपैथी को, पाश्चात्य को जिन लोगों ने आकर के यहाँ पर शुरू किया, जो आए तो उन्होंने अपने हिसाब से लाए, उसी का प्रयोग करते रहे, वही चीज हमारे देश में छोड़ करके चले गए। इलाज के हिसाब से हमारी परतंत्रता तो अभी तक उससे भी ज्यादा परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, भाषा की स्वतंत्रता नहीं है, देश की स्वतंत्रता नहीं है, संस्कृति की स्वतंत्रता नहीं है। एक राजनीतिक जो स्वतंत्रता मिली हमारे को, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली, भाषा संबंधी स्वतंत्रता नहीं मिली, संस्कृति की संबंधी स्वतंत्रता नहीं मिली, हमें इलाज और उपचार संबंधित जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्रता भी नहीं मिली। आज हम भी बहुत दृष्टियों से पूरी तरह से गुलामी है। अब ये गुलामी तो पता नहीं कब कटेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अगर जनता में जागरूकता आए, जनता समझे और जनता सहयोग करे और ऐसे लोगों को चुने जो भारतीय स्वतंत्रता के हामी, भारतीय संस्कृति के पोषक हों, भारतीय संस्कृति की अहमियत को जानते हैं, अगर उनको चुना जाए तो इसके लिए जनता को जागरूक होना जरूरी है, जनता को एकत्रित होना जरूरी है, जनता को समझदार होना जरूरी है। जनता समझदार होगी तो सब कुछ होगा। अगर जनता जब तक समझदार नहीं होगी, जब तक उसमें गुलामी में ही आनंद आएगा, तब तक ये स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। हम स्वतंत्रता होने के बावजूद भी आज हम गुलामी। तो इतना तो आप गांठ बांध के रख लीजिए कि एलोपैथिक हमारा इलाज नहीं है, हमारी इलाज की पद्धति नहीं है, और उसमें किसी भी बीमारी का पूरा इलाज नहीं है। और वास्तव के अंदर हमारे देश का जो इलाज है वो सब आयुर्वेद है, और आयुर्वेद ही पूरी तरह से स्वस्थता प्रदान कर सकता है। जब तक बीमार हो तब तक दवाई ले लो, जब ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दो, स्वतंत्र हो जाओ, निरोग होकर के जियो। तो इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। इसको समझेंगे, जागरूक रहेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।